बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलामु अलैकुम। यू आर वाचिंग मास्टर जी नेटवर्क। फ्रेंड्स, आज हम इकोलॉजी में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ द अर्थ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। यानी कि जो हमारी ज़मीन है, हमारी अर्थ है, इसके ऊपर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से सिस्टम्स मौजूद हैं, इनको आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा बायोस्फीयर है, इसकी बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल लेयर्स होती हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, लाइफ। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी हैं और सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि बायोस्फीयर जो है, इसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, इसकी आगे कितनी स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बायोस्फीयर में आता है एटमॉस्फेयर, जो कि मेम्ब्रेन ऑफ एयर है अराउंड द प्लैनेट। पूरे अर्थ के गिर्द जो है वो एक लेयर फैली हुई है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रेटोस्फेयर, एक और ये लेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सा हिस्सा आता है? जो लोअर पोर्शन है किसका? हमारे जो ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर है, जो बायोस्फीयर है, उसका लोअर पोर्शन है, जिसके अंदर हमारी ओजोन लेयर भी होती है। और यही ओजोन लेयर यूवी रेडिएशंस जो सन से आ रही होती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर हाइड्रोस्फीयर भी मौजूद है। अब हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रो वर्ड से जाहिर है कि हमारी अर्थ पर जहाँ जहाँ भी पानी मौजूद है, चाहे वो ओशंस की सूरत में है, चाहे वो लेक्स की सूरत में है, चाहे वो पॉन्ड्स की सूरत में है या रिवर्स हैं, वो कहलाता है हाइड्रोस्फीयर। फिर हम देखते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर लिथोस्फीयर भी होता है, यानी कि जो अर्थ का टॉप क्रस्ट है, अपर मेंटल है, अपर कोर है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये बायोस्फीयर में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि व्हाट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी इन्हीं जो हमने भी स्फीयर्स पढ़े हैं, इनमें मौजूद हैं और वो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। अब वो लाइफ इंसानों की भी हो सकती है और वो एनिमल्स या प्लांट्स की भी हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि सोलर एनर्जी इज़ द बेसिक कंपोनेंट। जो सोलर एनर्जी है वो सन से हमारे पास आती है और ये यहाँ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है। फिर हम ये देखते हैं द साइक्लिंग ऑफ मैटर, यानी कि एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। ये जो इस मैटर की साइक्लिंग हो रही है कि पहले जो मैटर था, फॉर एग्जांपल वो प्लांट्स ने अपने आसपास की जो सॉइल है, सराउंडिंग से मैटर अपने अंदर ले लिया, न्यूट्रिएंट्स ले लिए। देन वो मैटर फिर जब उसको एक काऊ ने खाया तो वो मैटर जो था वो काऊ में चला गया। देन काऊ को एक लायन ने खा लिया तो वो उसके अंदर चला गया। तो ये जो साइक्लिंग ऑफ मैटर हो रहा है, ये भी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है। और नंबर 3 है ग्रेविटी। आपको पता है कि ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेविटी ना हो तो हमारी ये जो दुनिया है, निज़ाम है, इसका सारा का सारा धर्म भरम हो जाए। तो 3 पॉइंट्स हैं जो बेसिक्स होती हैं लाइफ को सपोर्ट करने के। नंबर 1 सोलर एनर्जी, नंबर 2 साइक्लिंग ऑफ मैटर और नंबर 3 ग्रेविटी। फिर हम इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि लाइफ डिपेंड्स ऑन दीज 3 इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स। ये तीनों जो फैक्टर्स हमने भी पढ़े हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यानी कि जैसे एनर्जी है, वो क्या करती है? इंटरनेट के अलावा एक और चीज़ है कि ये ओपन सिस्टम में मौजूद है या क्लोज सिस्टम है। अब आप लोग यहाँ पर सवाल करेंगे कि ये ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम से क्या मुराद? तो गौर से सुनिएगा। The one-way flow of high-quality energy from the sun through materials and living things in food web, then into the environment as low-quality energy, mostly heat, and eventually back into space as heat. ये एक ओपन सिस्टम है। मीन्स जो सनलाइट हमारे पास आई, उससे एनर्जी आई, वो प्लांट्स ने ली। देन प्लांट्स से होते होते फिर वो एनिमल्स तक पहुंचे, एनिमल्स ने उनको यूज़ किया। फिर एनिमल्स की बॉडी से वो हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी और वापस स्पेस में चली जाएगी। तो ये एक ओपन सिस्टम है जिसमें जो हीट है, एनर्जी है, वो बाहर निकल कर स्पेस में जा रही है। जबकि जो साइक्लिंग ऑफ मैटर है, ये कंटिन्यूसली यूज़ होता रहेगा। जैसे कि अब कोई चीज़ है, कोई भी मैटर है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्लांट्स ने यूज़ किए, देन वो उसके बाद एनिमल ने
उनको क्या ना खा लिया एनिमल्स की, जबकि डेथ हो गई तो वहाँ पर वो जो न्यूट्रिएंट्स थे वो ज़मीन पर वो डिकम्पोजर्स आके उनको डिकम्पोज कर देंगे, वो सॉइल पर पड़े होंगे, देन प्लांट्स दोबारा उनको यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्लोज सिस्टम में मूव करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ग्रेविटी है ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी अर्थ का जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी रॉक्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सी वाटर, तमाम एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, इन सब को अपनी तरफ एक खींच के रखता है और एक प्रॉपर निज़ाम इसने बनाया हुआ है, मैनेजमेंट प्रॉपर करता है ये। अगर ये ग्रेविटी ना हो तो हर चीज़ यहाँ वहाँ उड़ती फिरे। केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो एक प्रॉपर वे में चल रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरे से टकराव नहीं हो रहा चीज़ों का, प्रॉपर वो एक सिस्टम चल रहा है। जो डिफरेंट हार्मफुल हमारी इन्वायरमेंट में, जैसे कि डिफरेंट जो एसिड्स हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, तो वो हवा में हैं। तो ग्रेविटी का जो है वो बहुत बेसिक रोल होता है लाइफ सस्टेन करने के लिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है हमारे पास व्हाट हैपन्स टू सोलर एनर्जी रीचिंग टू अर्थ। कि जो सोलर एनर्जी हमारे पास आ रही होती है अर्थ के ऊपर, सन से सनलाइट आ रही होती है, उसके साथ ज़मीन तक पहुंचने में क्या क्या चीज़ें उसको देखनी पड़ती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर डायग्राम, आप गौर से देखें तो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं। सोलर रेडिएशंस जो आ रही हैं उसमें नंबर 1 यूवी रेडिएशन होगी। यूवी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी कौन, ओजोन लेयर, और उसको वहीं पर रोक लेगी। जो बाकी कुछ सोलर रेडिएशन होगी वो हमारे एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में मुड़ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 34%। जो बाकी पीछे बच जाती है सोलर रेडिएशन, वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए विजिबल लाइट की सूरत में हमारी ज़मीन तक पहुंचती है और उसको हमारी अर्थ एब्जॉर्ब करती है और उसको हमारे जो प्लांट्स हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। दैन सारा का सारा प्रोसेस होता है कंजप्शन का, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, प्लांट्स एनिमल्स में डेथ होती है एंड सो ऑन। उसके बाद ये जो एनर्जी, जो हीट है, ये बॉडीज़ में से एक्सपेल भी होती है, लॉस्ट भी होता है, ये बाहर निकलती है। तो जब ये वापस हीट जाएगी तो हमारे एटमॉस्फेयर से तकरीबन 66% हीट जो है वो बाहर निकल जाएगी। कुछ जो हीट होगी वो हमारे एटमॉस्फेयर से रिफ़्लेक्ट होकर वापस हमारी ज़मीन पर ही आ जाएगी, जिसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं। और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। साथ ही हम ये देखते हैं कि सोलर एनर्जी है ये हमारे प्लैनेट को गर्म रखता है और इसको लाइट प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करता है और साइक्लिंग ऑफ मैटर में हेल्प करता है और क्लाइमेट, वेदर सिस्टम्स, इनको प्रॉपर्ली मैनेज करने में हेल्प करता है। फिर हम देखते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ये आगे चलकर हमने इनकी इंशाल्लाह डिटेल्स भी देखनी है, लेकिन लाइफ एग्जिस्ट ऑन लैंड सिस्टम्स कॉल्ड बायोम्स। जो भी हमारी लैंड के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उनको हम बायोम्स कहते हैं। जैसे कि फ्रेश वाटर एक बायोम है, इसके अलावा ओशन एक्वेटिक लाइफ जोन्स वो डिफरेंट बायोम्स हैं। तो इसको चलकर हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पर एक नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इकोलॉजी के बेसिक्स में आती है और आप लोगों के लिए वो समझना ज़रूरी है। वो ये कि इकोटोन क्या होता है। अब इकोटोन न्यू वर्ड होगा आप लोगों के लिए, तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन आप लोग पहले उर्दू में समझ लें, उसके बाद दैन इसको हम इंग्लिश में देखते हैं। जहाँ पर दो इकोसिस्टम्स मिल रहे होते हैं, एंड हो रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरफ बहुत बड़ा जंगल है और वहाँ पर जंगल ख़त्म हो रहा है और उसके आगे फिर क्या है, एक दरिया शुरू हो रहा है, दरिया की बात कर लें, वो शुरू हो रहा है। तो अब एक इकोसिस्टम जो था वो तो हो गया दरिया वाला, रिवर वाटर में अलग स्पीशीज़ होंगी। एक इकोसिस्टम था वो हो गया फॉरेस्ट वाला, वहाँ के अलग स्पीशीज़ होंगी। तो ये दो इकोसिस्टम्स जहाँ पर आपस में मिल रहे होंगे, इन दोनों की जो बाउंड्री होगी इसको कहेंगे इकोटोन। तो फ्रेंड्स, अब ऐसा तो नहीं होगा कि जहाँ पर जैसे ही फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है फ़ौरन वहाँ से रिवर स्टार्ट हो जाए, नहीं, बल्कि जहाँ पर फॉरेस्ट और रिवर मिल रहे होंगे, उनकी बाउंड्री होगी, वहाँ पर कुछ एरिया, कुछ रीजन ऐसा होगा जो ना टोटली रिवर जैसा होगा, ना टोटली
फॉरेस्ट जैसा होगा, यानी कि वहाँ पर छोटे छोटे श्रब्स, छोटे छोटे प्लांट्स, या कोई आप कह लें कि मॉइस्चर वाली ज़मीन इस तरह से होगी। तो दैट बाउंड्री इज़ कॉल्ड एज इकोटोन। अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी हम। A region containing a mixture of species from adjacent ecosystems and often species not found in either of the bordering ecosystems. A transitional zone between ecosystems is called as ecotone. अब रिवर की जो हमारे पास स्पीशीज़ है मैंने बताया वो और होती हैं, फॉरेस्ट की स्पीशीज़ और होती हैं, लेकिन जहाँ पर ये दोनों मिल रहे होंगे दरमियान में एक पतली सी पट्टी बन रही होगी, रीजन होगा जहाँ पर कुछ और स्पीशीज़ सर्वाइव कर रही होंगी जो ना तो एक्वेटिक में सर्वाइव कर सकती हैं इन्वायरमेंट में, ना ही फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में, जैसे कि छोटे श्रब्स हो गए या कुछ इंसेक्ट्स हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये जिन दोनों का आपस में बाउंड्री है इसको हम इकोटोन कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को हम यहाँ तक रोकते हैं, नेक्स्ट इसको हम वीडियो में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।